अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 है मेरे पास, स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसका फर्स्ट पार्ट है गैसेस। ठीक है, तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो वो दो स्टेटमेंट्स के हवाले से है। आपसे दो चीज़ों के स्टेटमेंट पूछिए। पहला स्टेटमेंट है इसमें एवोगैड्रोस लॉ। सीधा आएंगे आप पेज नंबर 80 में, आपको सिर्फ स्टेटमेंट देनी है। सबसे पहले तो आप मार्क कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। एवोगैड्रो लॉ की हेडिंग डलेगी इन 1811 से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स तक। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें एक्चुअल होता क्या है। ये जो साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, एक इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये लॉ जो है ना वो रिप्रेजेंट किया था, और ये लॉ जो है ये क्या स्टेट करता है कि अगर आपके पास सिमिलर कंडीशंस होंगी टेम्परेचर की और प्रेशर की, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। आसान लफ्ज़ों में समझा दूं आपको, तो अगर आपके पास मल्टीपल गैसेस मौजूद हैं मगर आपने उनका सेम वॉल्यूम इस्तेमाल किया, लेट सपोज 100 ml हर गैस का जो है वॉल्यूम आपने इस्तेमाल किया है, और आपके पास बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस हैं टेम्परेचर की भी और प्रेशर की भी, तो इसका मतलब होता है कि जितनी भी जो गैसेस होंगी इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे, चाहे वो एक दूसरे से डिफरेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये वाला लॉ जो है वो क्या कहलाता है, एवोगैड्रोस लॉ। जो दूसरा लॉ है आपके पास जिसकी स्टेटमेंट इसने आपसे पूछी है वो है चार्ल्स लॉ। अब इसको आप देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें ना साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देना होगा ज़रा सा। तो उसको पहले आप सबसे पहले तो हेडिंग मार्क करेंगे चार्ल्स लॉ। उसके बाद पहले आप यहाँ से मार्क करेंगे चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप जैक्वस चार्ल्स 1746 1823। यहाँ तक लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका स्टेटमेंट देना है। तो यहाँ पर इट जो है इसको काट दीजिएगा और एक लाइन जो है बस इसको ऐड कर लीजिएगा कि ही स्टेट्स दैट, और बस यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस से लेकर यहाँ तक मार्क कीजिएगा जहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका स्टेटमेंट बता देती हूँ मैं आपको, ये क्या कहता है। ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर। यानी ये कहना क्या चाह रहा है आपसे कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास कोई भी गैस है, अब उस गैस का जो भी मास होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, अगर आपके पास कोई ख़ास प्रेशर है। यानी अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं तो इसका मतलब किसी भी गैस जो है उसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ये लॉ जो है वो क्या कहलाता है, चार्ल्स लॉ कहलाता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए आप चाहें तो ये वाली जो डायग्राम है इसको बना सकते हैं। यही डायग्राम जो है वो आगे अभी एब्सोल्यूट ज़ीरो आपको समझाया जाएगा तो उसमें भी आपको बनानी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मैं आपको शो करा देती हूँ और साथ में समझा भी देती हूँ कहाँ से कहाँ तक काम करना है आपको। सीधा आ जाएंगे आप पेज नंबर 76 पे। यहाँ पे हेडिंग देखिएगा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सबसे पहले तो उसकी हेडिंग पुट करेंगे, उसके बाद ध्यान से देखें आपने उतारना कहाँ से कहाँ तक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ से उतारना द बेसिक पोस्टुलेट से लेके अब यहाँ तक आप करेंगे। देखिए पॉइंट्स आ जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स पूरा आप करेंगे, नंबर 2 भी पूरा करेंगे, जो नंबर 3 है इसको शॉर्ट करेंगे आप। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन से लेके ये सेकंड लाइन पर आ जाओगे, वॉल ऑफ द कंटेनर यहाँ तक मार्क करोगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर आ जाइए, इसको भी कितना करेंगे, यहाँ तक करेंगे इलास्टिक कोलूजन तक। नंबर 5 पूरा जाएगा और नंबर 6 जो है ये भी पूरा जाएगा। नंबर 7 जो है ये भी शॉर्ट होगा। यहाँ से करेंगे आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेके एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली एक इक्वेशन लिख लेनी है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। फटाफट से इन पॉइंट्स को मैं पढ़ देती हूँ कि ये पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं। ये कहता है कि गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स में बी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। यानी जितने भी गैसेस होते हैं वो असल में छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर कंसिस्ट करते हैं, जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बाज़-औक़ात कैसे होते हैं, डायटॉमिक होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के हैं। बाज़-औक़ात ये मोनोएटॉमिक होते हैं जैसे कि हीलियम के हैं, इसके साथ साथ नियोन के हैं, आर्गोन के हैं, ये सब मोनोएटॉमिक होते हैं। और कुछ पॉलीएटॉमिक्स होते हैं यानी कि 2 से ज़्यादा की तादाद में पाए जाते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, मीथेन हो सकता है या ब्यूटेन हो सकता है।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अब इसका। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी सारे फासले पर होते हैं, क्योंकि आपको पता है गैस कंटेनर में दूर दूर होती है मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग्स में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनका जो समझ लीजिए कि वॉल्यूम होता है वो ना होने के बराबर होता है जितना वॉल्यूम कंटेनर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 500 ml का एक कंटेनर, उसमें गैस भरी हुई है, तो जो गैस का अपना वॉल्यूम होगा ना वो ना होने के बराबर होगा, जबकि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कंसीडरेबल होगा। अब नंबर थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगरचा वो एक दूसरे से बहुत फार अवे होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन ये हर वक्त मूवमेंट करते रहते हैं, और ये जो मूवमेंट होती है ये कहलाती है कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, यानी एक मुस्तकिल हरकत जो कि क्या होती है, चलती ही चली जाती है। ये सीधे सीधे लाइन में एक दूसरे से ना मूव करते चले जाते हैं, पर जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं या फिर कंटेनर की दीवार से टकराते हैं तो ये फ़ौरन अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर लेते हैं, वरना अदरवाइज़ क्या करेंगे, सीधा सीधा चलते रहेंगे। नंबर 4 पॉइंट्स जो है वो आपसे क्या कहता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें इलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक का मतलब आप समझते हैं ना कि जब आप किसी इलास्टिक को खींचते हैं तो उसके बाद जब छोड़ोगे तो वो वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। केमिस्ट्री की ज़ुबान में इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है कि इस तरह के जैसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, इस चीज़ को कहेंगे आप कॉलिजन। लेकिन जब वो टकराने के बाद दोबारा बैक करते हैं ना तो इसमें गेन ऑफ एनर्जी होगी, ना इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि ये कॉलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कॉलिजन। नंबर 5 क्या होगा, गैस जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है जब भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या फिर वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं, तो गैस जो है वो एक किस्म का प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। अगला पॉइंट क्या होता है कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्जन बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, यानी आम तौर पर ये देखा गया है कि अगर आप आइडियल गैस को कंसीडर कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर मौजूद हैं आपस में टकरा रहे हैं या कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, इनमें आपस में ना तो किसी किस्म की अट्रैक्शन होगी, ना ही इसमें किसी किस्म की रिपल्जन होगी, बल्कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है, अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट क्या है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है उसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तमाम मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आप एक एवरेज निकाल लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो बस इतना ही आपने लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर भी अच्छा खासा, ये तकरीबन हाफ पेज से ऊपर का कंटेंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो है आपको बताना है कि जो प्रेशर है उसकी मुख्तलिफ यूनिट्स क्या हो सकती है। सीधा आ जाइएगा पेज नंबर 77 पे, आपने यहाँ से मार्क करना है ऑल्थो से लेके 14.7 PSI। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसमें है क्या। ये आपसे कह रहा है कि प्रेशर के कौन कौन से पॉसिबल यूनिट्स जो है वो हो सकते हैं। तो देखें, आमतौर पर तो जो कॉमन यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है पास्कल, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे कि टॉर होते हैं। अब इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, इसके लिए आप इधर आ जाइए सीधा। ये कहता है कि वैसे तो पास्कल है, लेकिन जो मज़ीद यूनिट्स हैं इनकी क्या है हिसाब किताब, इसको देख लीजिएगा। ये 101325 पास्कल्स जो है ये बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के। 1 एटमॉस्फेयर जो है ये बराबर हो सकता है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी के, और 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी बराबर हो सकता है 14.7 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच के। ठीक है, तो ये वाला जो रेशो है ये आपने याद रखना है, यही इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि प्रेशर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जो अगला इसका पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें इसने आपसे एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है इसको पूछा है कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये आपको जहाँ पे चार्ल्स लॉ एग्जैक्टली उधर ही मिल जाएगा, मैं आपको शो करा देती हूँ। पेज नंबर 80 पर आ जाएंगे आप सीधा। ठीक है, बिल्कुल चार्ल्स लॉ के नीचे देखें एब्सोल्यूट ज़ीरो। यहाँ आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है एब्सोल्यूट ज़ीरो की, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक मार्क करना है, और इसके साथ साथ यही वाली डायग्राम जो ये आपको दोबारा बनानी है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहन में रखिएगा जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ना, इसका कॉन्सेप्ट आम तौर पर सिर्फ आइडियल गैस के लिए, और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आइडियल गैस जो है वो एक्सिस्ट नहीं करती हैं। आइडियल गैस में और रियल गैस में काफ़ी फ़र्क होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अ थ्योरेटिकल टेम्परेचर एंड इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए, उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। ये डायग्राम आप देख लें तो ये जो वॉल्यूम है जब तकरीबन 273 के करीब आ जाता है ना,
टेम्परेचर, तब इसको क्या कहा जाता है कि ये है आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 273 होता है। इस 0.16 को आप यहाँ इग्नोर कर दीजिए। ये वाला वॉल्यूम जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो साथ साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक कन्वर्जन है, केल्विन बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी अगर किसी भी चीज़ को केल्विन में टेम्परेचर आपको मालूम करना हो तो जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है इसमें 273 ऐड कर दीजिएगा। यहाँ सेल्फ असेसमेंट में देखिए इसने कहा इन सबको केल्विन में कन्वर्ट करें और ये सारे कितने हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। तो सीधा आपने क्या करना है, जो भी टेम्परेचर है चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, उसको इसी फॉर्मूले में रखकर आप क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, केल्विन मालूम कर सकते हैं। बहुत इजी टास्क है, इसको खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि जो लिक्विड एयर है वो बता दीजिए, इसकी डेफिनेशन और इसके यूजेस बता दीजिए। सीधा आपने मूव करना है पेज नंबर 98 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टॉपिक मौजूद है लिक्विड एयर एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 लाइन्स जो है इसमें डेफिनेशन मौजूद है लिक्विड एयर की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर देंगे। ठीक है, लिक्विड एयर की डेफिनेशन हो जाएगी, हेडिंग क्या आई, लिक्विड एयर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपने मार्क कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है उसकी यूजेस की होगी। यूजेस देखें मैंने पॉइंट्स की शक्ल में इस तरीके से बना दिए। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, फिर ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से तकरीबन 9 के करीब पॉइंट्स है। अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ये चीज़ होती क्या है। देखिए आप जो कॉमन एयर है ना जिसमें आप सांस ले रहे होते हैं, इसमें तकरीबन 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। इसी तरीके से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसके भी कुछ पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, बेसिकली तो 78 और 21 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए आपको इतनी परसेंटेज याद रखनी है। तो जब इस एयर को हम कंप्रेस करते हैं और बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर ले जाते हैं तो ये जो गैस की शक्ल की एयर होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। और इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि अब आप इसको कहते हैं कि ये लिक्विड एयर हो गई है। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कूलिंग पर्पस में इस्तेमाल होती है, या अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हीट मौजूद है तो उसको फौरी तौर पर एब्जॉर्ब करना है आपको, तब भी आप इस लिक्विड एयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि लिक्विड ऑक्सीजन को या लिक्विड आर्गोन को या लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो उसको सेल कर रही होती हैं, तो वहाँ पर भी ये एयर जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ और गैसेस भी होती हैं जिसको हम लिक्विफाई करके मुख्तलिफ़ पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो नॉर्मल गैस होती है ना, मीथेन गैस, इसको हम लिक्विफाई कर लेते हैं तो ये लिक्विड नेचुरल गैस बन जाती है। ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसको क्या कहा जाता है, LNG। इसी तरीके से LPG है, ये तो बहुत कॉमन है, आपने आजकल बहुत इसका जिक्र सुना होगा। क्या चीज़ होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। ये एक मिक्सचर होता है ब्यूटेन का और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स का, और इसको भी एज अ फ्यूल जो है ना वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं। इसी तरीके से अमोनिया है और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको रेफ्रिजरेटर में एज अ रेफ्रिजरेंट गैस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर लीजिए, ये रॉकेट में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसीलिए आपने देखा है कि रॉकेट की जो स्पीड होती है उसमें और आम जो एरोप्लेन्स होते हैं इनकी स्पीड में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरीके से वेल्डिंग पर्पस के लिए भी बाज़ों का तब ऑक्सीजन गैस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं अगर आप उसको लिक्विफाई कर लें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नाइट्रोजन जो है, आपको पता है कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं इनमें जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आप कम से कम 4 से 5 यूजेस जो है अपनी मर्ज़ी के जो आपको आसान लग रहे हैं वो पॉइंट आउट कर लीजिएगा और लिक्विड एयर की डेफिनेशन कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है सबसे लास्ट वाला वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि प्लाज्मा और उसकी एप्लीकेशन या उसके जो यूजेस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल इसके नेक्स्ट पेज पर है, आपको शो करा देती हूँ। पेज नंबर 99 पर सीधा आ जाएंगे आप। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लाज्मा जो है इसकी डेफिनेशन बतानी है। कहाँ से, मैं आपको मार्क करा देती हूँ। आप हेडिंग पुट करेंगे प्लाज्मा, यहाँ से लिखेंगे व्हेन अ गैस इज हीटेड से लेकर टेम्परेचर वैक्यूम तक। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यूजेस ऑफ प्लाज्मा है, ये लाइन से सारे के सारे 1 to 5 ये सारे आपने मार्क करने। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि होता क्या है। होता क्या है कि जब भी कोई गैस जो है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आपने हीट किया, फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 5 केल्विन तक, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये। अगर इस टेम्परेचर पे आप इसको हीट करेंगे तो क्या होता है कि जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं और उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स सा जो है ना इसको फॉर्म कर देते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फॉर्म करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, कुछ अनआयोनाइज्ड
मॉलिक्यूल्स और एटम्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अब एक मिक्सचर सा बन जाता है। ये मिक्सचर किस चीज़ का होता है? ये मिक्सचर होता है, इसमें पॉजिटिव आयंस भी मौजूद होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो आयोनाइज होने से रह जाते हैं यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और इसी तरीके से कुछ अनआयोनाइज्ड एटम्स भी होते हैं। यानी किस्सा मुख्तसर इसमें आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है इसका एक मिक्सचर सा फॉर्म हो जाता है और इस मिक्सचर को आप कहते हैं प्लाज्मा। ये क्रिएट क्यों होता है? इस वजह से क्रिएट होता है क्योंकि आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया होता है और वैक्यूम जो है वो तकरीबन इसमें से समझ लीजिए कि बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है। तो एट अ रिज़ल्ट आपको जो चीज़ फॉर्म होती है ना वो प्लाज्मा कहलाती है। और एक बात और आपको बताती चलूँ कि दैट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। अभी तक तो आप सिर्फ 3 ही पढ़ते आए हो, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो ये फोर्थ स्टेट होती है जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। तो अब आ जाइए आप इसके यूज़ेस की तरफ। इसके वैसे तो बहुत सारे यूज़ेस हैं लेकिन आपकी बुक्स में जो ख़ास यूज़ हैं आप देख लीजिए। आमतौर पे जो फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं या फिर नियॉन साइंस आपको दिख रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये क्या करता है? सराउंडिंग में लाइट्स जो है वो क्रिएट करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जो हमारे पास टेलीविजन्स होते हैं या फिर कंप्यूटर की चिप्स होती हैं इसमें भी ये प्लाज्मा मौजूद होता है। ये रॉकेट प्रोपल्जन्स जो है इसमें भी इस्तेमाल होता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, कुछ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और कुछ मेडिकल यूजेस में भी यानी हीलिंग वाउंड्स में। अच्छा, इसी तरीके से होता क्या है कि कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी स्टरलाइजेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसको लेज़र में, लैंप में, पावर स्विचेस में और बाज़ औक़ात डायमंड कोटेड फिल्म्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच जाए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।